नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटनाचक्र सीरीज़ में, जिसमें लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। यह हमारा छठा वीडियो लेक्चर होगा। तो अगर आप लोगों ने पहले के 5 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसमें आपको पॉलिटी के सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। उसी के साथ आपको हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, करंट अफेयर मिल जाएगा, बिहार स्पेशल जो कि बीपीएससी का सारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ प्रश्न है वो मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए, उसे चेक कीजिए, उसे देखिए और अपने फ्रेंड को रिकमेंड कीजिए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से अच्छे कर सके। यह वीडियो एपीएफओ या और भी कई अन्य एग्ज़ाम में, जैसे बिहार दरोगा या अदर किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें कि जीएस का पोर्शन रहता है, उसमें यह वीडियो आपके लिए बहुत सहायक होगा। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2-3 बार इसका रिवीजन ज़रूर कीजिए ताकि आपका ये रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। हम लोगों ने पहले के वीडियो लेक्चर में 20 चैप्टर तक कर लिया था, जिसमें वरीयता अनुक्रम हो गया था। आज शुरू होगा 21वां नंबर चैप्टर, संसद पार्ट 1 लोकसभा। ठीक है, तो आज हम लोग पहला ये चैप्टर शुरू करेंगे। मगर शुरू करने से पहले फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो इसी तरह के कई और वीडियो लेक्चर आपके लिए आते रहेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत लाभकारी होगा। तो आपसे फिर से अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं। 21वां नंबर चैप्टर, संसद फर्स्ट पार्ट लोकसभा। तो यहाँ पे आ गया हमारा पहला चैप्टर संसद, इसमें कि लोकसभा पहले डील किया जाएगा। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ प्रश्न। फिर से यहाँ पहला प्रश्न आ गया। मैं फिर से शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगर आप लोगों का कोई रिकमेंडेशन हो या किसी भी तरह का कोई सुझाव हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का कमेंट हमेशा वेलकम रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो यह हो जाएगा 25 वर्ष, सी ऑप्शन। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है कितना? तो 25 वर्ष, सी ऑप्शन। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें गलत ऑप्शन देखना है। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। यह बिल्कुल गलत है। ए, बी और डी ऑप्शन इसमें सही है, सी ऑप्शन इसमें गलत है। ये 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। फिर से, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र होगा कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। 6वां नंबर प्रश्न, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, जनसंख्या। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। 7वां नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन खालिस्तान जनगणना के आधार पर है। तो आ जाएगा बी ऑप्शन, 1971। लोकसभा के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन खालिस्तान जनगणना के आधार पर है। तो आ जाएगा बी ऑप्शन, 1971 के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो आ जाएगा सी ऑप्शन, 1971 की जनगणना पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पर? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो आ जाएगा ए ऑप्शन, 1931। इसे लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन, 1931। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पर 1926 होना चाहिए, पता नहीं 1931 कैसे दिया हुआ। लोग यहाँ विवरण बॉक्स में पढ़ लीजिए नीचे, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 2026। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की
कुल सदस्यीय सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2026। 11वां प्रश्न, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। फिर से, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितना? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं विशेष। संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्य की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो आ जाएगा सी ऑप्शन, 7वां और 31वां। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो आ जाएगा सी ऑप्शन, 7वां और 31वां। 13वां प्रश्न, संविधान के संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो आ जाएगा ए ऑप्शन, 31वां संशोधन। संविधान के संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो आ जाएगा ए ऑप्शन, 31वां संशोधन ने। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है कितनी? तो आ जाएगा सी ऑप्शन, 550। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो आ जाएगा बी ऑप्शन, 543। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो आ जाएगा बी ऑप्शन, 543। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो आ जाएगा बी ऑप्शन, 20। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो आ जाएगा बी ऑप्शन, 20। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र राज्यों के थे? तो आ जाएगा सी ऑप्शन, 530। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र राज्यों के थे? तो आ जाएगा सी ऑप्शन, 530। 18वां प्रश्न, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें स्थान आरक्षित हैं? तो आ जाएगा ए ऑप्शन, 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें या स्थान आरक्षित है? तो आ जाएगा ए ऑप्शन, 20। 19 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो आ जाएगा अनुच्छेद 330 ए ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो आ जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 330। निम्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो आ जाएगा ए ऑप्शन, केरल तथा तमिलनाडु। निम्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो आ जाएगा ए ऑप्शन, केरल और तमिलनाडु में। 21वां प्रश्न, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो आ जाएगा ए और बी, मतलब अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो आ जाएगा ए ऑप्शन, ए और बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर। 22वां प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो आ जाएगा डी ऑप्शन, 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो आ जाएगा डी ऑप्शन, 84। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में इसे पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो पॉज करके थोड़ा सा आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो आ जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो आ जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करते हैं? तो आ जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं? तो आ जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका भी आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग इसे विवरण बॉक्स में ऊपर पढ़ सकते हैं। एक्चुअली इसमें हुआ क्या कि पहले इसका आंसर 2 था, मतलब 2 व्यक्ति को आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु 2019 में संशोधन आया, 104वां संविधान संशोधन, जिसके बाद अब आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व लोकसभा में समाप्त कर दिया गया, इसलिए इसका आंसर अब स्टार मार्क आया हुआ है।
तो आप लोग अगर करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोग इस चीज़ को जरूर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ विवरण बॉक्स में ऊपर दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क है। पहले इसका आंसर आंग्ल भारतीय था। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। 30वां प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद के सत्र आहूत या आवाहन कर सकता है, यह बिल्कुल सही है। भारत का संविधान 1 वर्ष के संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। 1 वर्ष में दोनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, यह बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 इसमें सही है, बाकी 2 नंबर गलत इसमें है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी के द्वारा, मतलब स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। इनमें से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। निम्न में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति। 34वां प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल, सी ऑप्शन हो जाएगा, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल, सी ऑप्शन हो जाएगा, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 35वां प्रश्न, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, वर्ष में 2 बार। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ष में 2 बार। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, 1/10। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1/10। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणनापूर्ति कोरम कितनी है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणनापूर्ति कोरम कितना है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। और 30वां प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में गणनापूर्ति संख्या है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, कुल सदस्य संख्या का 1/10। लोकसभा और राज्यसभा में गणनापूर्ति संख्या है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन, कुल सदस्य संख्या का 1/10। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य तीसरा दर्जा पर है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया, आप लोग चाहे नीचे तो विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक संख्या का आवंटन किया गया है? तो यह आ जाएगा महाराष्ट्र, सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र में। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 25। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 25। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्न में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीट प्राप्त है? तो इसका आंसर भी स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो यहाँ विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग पेन पेपर लेके बैठे होंगे तो आप लोग इस सीट आवंटन को नोट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे रिवीजन करने में आसानी होगी। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर भी स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो यहाँ ऊपर फिर से इसे विवरण बॉक्स में देख सकते हैं। क्योंकि ये डाटा थोड़ा चेंज होते रहता है, ये सब प्रश्न काफ़ी पुराने हैं, तो इसलिए डाटा यहाँ पे चेंज होते रहता है, तो इसलिए आप लोग इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा 48,
यहाँ पे देखिए इसका आंसर डी दिया हुआ है 3 4 1 5 2। यहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है ना क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग पहले दिया हुआ और ABCD बाद में दिया हुआ है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। आप लोग यहाँ पे विवरण बॉक्स में ऊपर देख सकते हैं किसका सीट का आवंटन कैसे किया हुआ है, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न 48 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है, तो आ जाएगा डी ऑप्शन चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। निम्न राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है, तो आ जाएगा चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। निम्न में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो आ जाएगा ए ऑप्शन त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा त्रिपुरा से। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा या क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है, तो आ जाएगा बी ऑप्शन लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा या क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है, तो आ जाएगा लद्दाख, बी ऑप्शन। डिलिमिटेशन के बाद यूपी के निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सदस्य क्षेत्र संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में ऊपर पढ़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है, तो इसका आंसर भी स्टार मार्क दिया हुआ है क्योंकि यह भी संशोधित किया गया था, तो आप लोग इसे नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी बार संशोधित हो चुके हैं इसलिए इसका आंसर अब क्लियर नहीं होता है, तो इसीलिए स्टार मार्क करके विवरण बॉक्स में दे दिया जाता है ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं। लोकसभा चुनाव की कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि अगर 1/6 भाग टोटल मतदाता का उसे प्राप्त नहीं होता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। आप लोग विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं कि 1/6 अगर कुल वैध मतों का उसे प्राप्त नहीं हो तो उसे का जमानत जब्त हो जाता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो आ जाएगा बी ऑप्शन 1952 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो बी ऑप्शन 1952। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, तो आ जाएगा ए ऑप्शन 5वीं लोकसभा का। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन 5वीं लोकसभा का। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी, तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन मार्च 1991 में। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मार्च 1991। भारत की 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए, तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन फरवरी 1998 में। भारत की 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ, तो यह जाएगा फरवरी 1998 में। लोकसभा का नेता कौन है, तो यह जाएगा बी ऑप्शन प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन है, तो बी ऑप्शन प्रधानमंत्री। 60वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें देखना है कौन सा कथन सही है। लोकसभा तथा राज्य के विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है, या बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल का होता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, यह भी गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ना ही 1 ना ही 2, मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, दोनों का दोनों गलत है। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष है कौन सा, तो यह जाएगा चयनित किया जाता है। भारत में लोकसभा या स्पीकर अध्यक्ष चयनित किया जाता है। 62वां प्रश्न। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो यह जाएगा सी ऑप्शन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता, तो यह जाएगा सी ऑप्शन स्पीकर। निम्नलिखित में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता, तो यह जाएगा सी ऑप्शन स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता, तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्पीकर। निम्नलिखित में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता, तो स्पीकर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो यह जाएगा सी ऑप्शन उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे, तो यह जाएगा सी ऑप्शन लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे, तो यह जाएगा सी ऑप्शन लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो यह जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, तो यह जाएगा बी ऑप्शन यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो यह जाएगा ए ऑप्शन लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से।
लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। 71वां प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना है कौन सा सही है। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, यह गलत है। वह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह बाद के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, यह भी गलत है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, केवल 3। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है कौन सा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है कौन सा, तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक को। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक को। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कंसीडरिंग वोट का प्रयोग केवल करता है कब, तो हो जाएगा डी ऑप्शन जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है कब, तो हो जाएगा डी ऑप्शन जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, तो हो जाएगा सी ऑप्शन अनुच्छेद 100। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, तो हो जाएगा सी ऑप्शन अनुच्छेद 100। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा ए ऑप्शन मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा ए ऑप्शन मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा ए ऑप्शन जे वी मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा ए ऑप्शन जे वी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो हो जाएगा बी ऑप्शन जे वी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो हो जाएगा बी ऑप्शन जे वी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा डी ऑप्शन मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा डी ऑप्शन मीरा कुमार। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप लोग विवरण बॉक्स से पढ़ सकते हैं, यह करंट अफेयर का प्रश्न था। आइए 81वां प्रश्न, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त हुआ है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त हुआ कि वह, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मत बराबर की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, तो हो जाएगा डी ऑप्शन पी.एन. सांगमा। निम्नलिखित में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, तो हो जाएगा डी ऑप्शन पी.एन. सांगमा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किससे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो हो जाएगा डी ऑप्शन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा सचिवालय प्रथम प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है, तो हो जाएगा डी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है, तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। 85वां प्रश्न, 15वें लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, मैं आप लोग के लिए चारों ऑप्शन पढ़ देता हूँ। वे लोकसभा के कुल सदस्यों का 10% से कम है। अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुए हैं। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। यह एक तरह से करंट अफेयर का प्रश्न था, आप लोग चाहें तो यह नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है यह देखना है। तो पहले लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, यह बिल्कुल गलत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी, यह बिल्कुल सही है। लोकसभा में यदि किसी दल को न्यूनतम 75 सीट सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल
सकती है, यह भी बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 इसमें सही है। तो 86 प्रश्न के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब संसद का दूसरा भाग राज्यसभा शुरू होगा। तो आइए हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन 250। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 250। राज्यसभा में होते हैं तो सी ऑप्शन हो जाएगा 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो यह जाएगा बी ऑप्शन, उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके आधार पर दिया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, यह बिल्कुल गलत है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में, यह बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, यह भी बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो यह जाएगा ए ऑप्शन, राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो ए ऑप्शन हो जाएगा, राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है? तो इसमें देखना है कौन सा सही है। यह भंग नहीं किया जा सकता, यह बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह गलत है क्योंकि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यह बिल्कुल सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 इसमें सही है। इसका न्यूनतम आयु होता है 30 वर्ष कम से कम। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है, तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, यह बिल्कुल सही है। इसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, यह बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो यह आ जाएगा 6 वर्ष के लिए, सी ऑप्शन। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो सी ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, बी ऑप्शन हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इसमें राज्यसभा का विघटित नहीं होता। राज्यसभा के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, राज्यसभा को विघटित नहीं, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं के द्वारा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 12। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यसभा में 12 सदस्य। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यसभा में 12 सदस्य। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताएं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल सही। तो सी बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 1 और 3 इसमें सही है। 20 नंबर प्रश्न, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है कितनी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 30 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है कितनी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 30 वर्ष। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो हो जाएगा बी ऑप्शन, नरगिस दत्त। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, नरगिस दत्त।
22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो आ जाएगा डी ऑप्शन, राज्यसूची से सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन राज्यसूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो आ जाएगा डी ऑप्शन, राज्यसूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। यह ऑप्शन गलत है। ए, बी और सी इसमें सही है। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद द्वारा राज्यसूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्यसूची में किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिए जाने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यसूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यसूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 249। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करके या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, यह बिल्कुल सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकता, यह भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, यह गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 इसमें सही है, तीसरा नंबर गलत है। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न है, तो इसमें देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है। किसी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है, यह बिल्कुल गलत है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, धन विधेयक। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, धन विधेयक। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सरभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। 29वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त है? तो इसमें देखना कौन कौन सी शक्ति राज्यसभा को ज़्यादा है। धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। धन विधेयक के निरस्त्रीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, यह भी बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, यह भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, यह गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1, 2 और 3। इसमें 1, 2 और 3 ऐसे शक्तियाँ हैं जो लोकसभा को वरीयता देती है राज्यसभा के ऊपर। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित विशेष अधिकारों में कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो यह जाएगा बी ऑप्शन, संसद को राज्यसूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त की जाती है? तो यह जाएगा बी ऑप्शन, संसद को राज्यसूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। 31वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यसूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यसूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 249। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। फिर से निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु
संस्तुति करना। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है? तो यह जगह ए ऑप्शन। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के एकांकित शक्तियों के अंतर्गत आता है? तो यह जगह ए ऑप्शन। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। 34वां प्रश्न, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो यह जगह बी ऑप्शन। संविधान के संशोधन करने के विषय में। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो यह जगह बी ऑप्शन। संविधान में संशोधन करने के विषय में। यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन नहीं? यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इन्हें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्ययुगों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे विवरण बॉक्स में इसे पढ़ सकते हैं। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश 16 यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, इसलिए आप लोग यहाँ विवरण बॉक्स में ऊपर पढ़ सकते हैं कि कौन से राज्य को कितना सीट आवंटित किया गया है। आइए अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए फिर से दिया हुआ है, तो राजस्थान हो जाएगा 10 सीट, गुजरात हो जाएगा 11 सीट, कर्नाटक हो जाएगा 12 सीट और पंजाब हो जाएगा 7 सीट। फिर से राजस्थान हो जाएगा 10 सीट, गुजरात हो जाएगा 11 सीट, कर्नाटक हो जाएगा 12 सीट और पंजाब हो जाएगा 7 सीट। यहाँ पे फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो गुजरात हो जाएगा 11 सीट, कर्नाटक हो जाएगा 12 सीट, केरल हो जाएगा 9 सीट और उड़ीसा हो जाएगा 10 सीट। गुजरात 11 सीट, कर्नाटक 12 सीट, केरल 9 सीट और उड़ीसा 10 सीट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कौन सा गलत है। तो आंध्र प्रदेश 18 सीट, यह बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी बी सी डी इसमें सही है। अगला प्रश्न 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। संसदीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में। संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है इसमें, तो सी आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सा सही है। तो राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होता, यह बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल गलत है। जबकि राष्ट्रपति का निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य का मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, यह बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें केवल 2 सही है। अगला प्रश्न 47 नंबर, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो यह जाएगा सी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? तो यह जाएगा उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो यह जाएगा ए ऑप्शन, राज्यसभा। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो यह जाएगा ए ऑप्शन, राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? तो यह जाएगा ए ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का चेयरमैन है कौन? तो यह जाएगा ए ऑप्शन, भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का चेयरमैन है कौन? तो भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का वर्तमान सभापति है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया होगा, आप लोग यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, 1952। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1952। इनमें से कौन राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी
लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हो। निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हो। तो 55 प्रश्न के साथ यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर शुरू होगा संसद का थर्ड पार्ट, कार्य संचालन एवं विधायिक प्रक्रिया। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई सारणी पर ध्यान दीजिए। भारत की संसद, यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में दिया हुआ है। 250 से अधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित और 238 से अनाधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधि। फिर लोकसभा के बारे में बताया हुआ है कि 552 से अनाधिक सदस्य, 530 से अनाधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनाधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक अनाधिक प्रतिनिधि। सी ऑप्शन संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनाधिक प्रतिनिधि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अभिभाषण देता है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक साथ संवित संसद के दोनों सदनों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अभिभाषण देता है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक साथ संवित संसद के दोनों सदनों में। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन होगा इसमें सही, 1 और 2 दोनों सही है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो इसमें देखना कौन सा सही है। राष्ट्रपति संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 इसमें दोनों सही है। राष्ट्रपति, तो बी ऑप्शन हो जाएगा संसद का हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति बी ऑप्शन संसद का हिस्सा होते हैं। भारतीय संसद बनती है किससे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद बनती है किससे? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, डी ऑप्शन। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है किससे किससे? यह हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ए ऑप्शन 1 2 3। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति एवं दोनों सदन, डी ऑप्शन। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन राष्ट्रपति, राज्यसभा प्लस लोकसभा। निम्नांकित पर विचार कीजिए तथा भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा प्लस लोकसभा। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। भारतीय संसद के घटक है कौन कौन से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। भारतीय संसद के घटक है कौन से? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 बार। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन 2 बार। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए कितना? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 6 माह का। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए कितना? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन 6 माह का। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है कौन कौन? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सभी चारों, मतलब अध्यक्ष लोकसभा का, उपाध्यक्ष लोकसभा का, फिर महासचिव लोकसभा का और अध्यक्ष राज्यसभा का। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है कौन कौन? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन सभी चारों, मतलब अध्यक्ष लोकसभा का, उपाध्यक्ष लोकसभा का, महासचिव लोकसभा का और अध्यक्ष राज्यसभा का। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है कितने दिन के लिए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 60 दिन। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदस्य को सूचित किए अनुपस्थित रहता है कितना दिन के लिए? तो ए ऑप्शन 60 दिन के लिए।
एक एमपी का सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन 6 माह। एक एमपी का सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो यह जाएगा बी ऑप्शन 2 माह के लिए। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन 60 दिन। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 60 दिन के लिए। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है, तो यह आ जाएगा ये ऑप्शन राज्यसभा का। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, सी ऑप्शन हो जाएगा, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगाड़ा हुआ वर्णन देता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, सी ऑप्शन हो जाएगा, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से देखना कौन सा सही है। संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्हरता से छोड़ देता है, यह बिल्कुल सही है। उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, यह बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1 और 2 सही है। लाभ के पद का निर्णय डिसीजन कौन लेता है, तो यह हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब राष्ट्रपति एवं राज्यपाल तथा संघीय संसद। लाभ का पद का निर्णय डिसीजन कौन लेता है, तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल तथा संघीय संसद। ए और बी दोनों इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 105। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है, तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 105। निम्नलिखित में कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 122। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है, तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन अनुच्छेद 122। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचकों में मतदान का अधिकार है, तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को। निम्न में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है, तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन, राज्यसभा विधानमंडल के निम्न सदनों के निर्वाचन सदस्यों को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया होगा, आप लोग चाहें तो यहाँ विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। निम्न कथनों में कौन सा एक सही है, तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि नए संशोधन के बाद अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं रह गए हैं। राज्यसभा में अखिल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है, यह बिल्कुल गलत है। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है, यह बिल्कुल सही है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है, यह गलत है। तो ए और सी इसका सही आंसर होगा, बी और डी इसमें गलत हो जाएगा। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यदि राज्यसभा ऐसे संकल्प पारित करती है। संसद राज्य सूची के विषय में के संबंध में कानून बना सकती है कब, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यदि राज्यसभा ऐसे संकल्प पारित करती है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, तो कब बना सकती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी चारों विषयों पर। तो आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्यों की सहमति से और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्थिति में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर सके,
तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए डी आंसर है इसका। आइए 31वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 253। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधान नहीं कर सकती जब तक, डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4 इसमें सही है। मतलब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, और डी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो सिर्फ डी ऑप्शन सही है, 2 और 4 इसमें सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। 33वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संधियों में को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से। संविधान के किस विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संसद। संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संसद। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बैठ जाना, मतलब ईल्डिंग द फ्लोर। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकती है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकती है, यह घटना कहलाती है? डी ऑप्शन हो जाएगा बैठ जाना, या मतलब ईल्डिंग द फ्लोर। संसद में शून्यकाल का समय होता है? तो डी और सी दोनों हो जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। सी और डी इसमें दोनों हो जाएगा। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है? तो इसका आंसर यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो यहाँ विवरण बॉक्स में ऊपर पढ़ सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो यह आ जाएगा भारत की, ए ऑप्शन। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन भारत की। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन 1 घंटा। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 घंटा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्नोत्तर सत्र। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्नोत्तर सत्र। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय वाचन में। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय वाचन में। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होगा? तो यह आ जाएगा ए ऑप्शन उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो ए ऑप्शन होगा उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा इसका संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो यह जाएगा डी ऑप्शन लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्पीकर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्पीकर। निम्नलिखित में कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्पीकर। निम्नलिखित में कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्पीकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो यह जाएगा सी ऑप्शन लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो यह जाएगा डी ऑप्शन लोकसभा के अध्यक्ष।
निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें देखना कौन सा सही है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है, यह बिल्कुल सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, यह भी सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होती है कब? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन केवल 4, मतलब एक ऐसे विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होती है कब? तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। 51वां प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, ये ऑप्शन हो जाएगा दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी कब? तो हो जाएगा ए ऑप्शन दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, मतलब साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में निम्न में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा समान विधेयक पर। निम्न में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा समान विधेयक पर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन साधारण विधेयक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो यह आ जाएगा सी ऑप्शन साधारण विधेयक। तो आज हम अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं 54 प्रश्न के साथ। या आगे भी कंटिन्यू रहेगा 55 प्रश्न से अगले वीडियो में, मगर हम आज यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है और चैप्टर अभी समाप्त नहीं हो रहा। तो अगले वीडियो लेक्चर में भी इसी चैप्टर को हम शुरू करेंगे। तो आपसे बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है या सीरीज़ कैसा लग रहा है, आप लोग इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं हमें कि आपको यह कैसा लग रहा है और आपको इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है या कुछ और नया जो ऐड किया जा सकता है। तो आप लोग हमें इसमें कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिए, रेफ़र कीजिए, ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके और हमें भी प्रोत्साहन मिल सके, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। तो इसी वाणी के साथ मैं अब यहाँ पे विराम देता हूँ इस वीडियो को। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।